गाइस, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, जिससे हमारे चैनल का नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। प्लीज गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्योर 100। मैं डॉक्टर शेख रहमान और आज हम बात करेंगे मेडिकल बेसिक नॉलेज के बारे में, जिसमें हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के बारे में, देखेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे, पल्स रेट, हार्ट रेट, ब्लड शुगर के बारे में बात करेंगे, ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना होता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SpO2 भी बोलते हैं, और HRCT, चेस्ट HRCT के बारे में, उसके स्कोर के बारे में बात करेंगे कि मॉडरेट, नॉर्मल और सीवियर कितना होता है। इन सभी टॉपिक के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, हम टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है ब्लड प्रेशर और ये कितना होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड वेजल्स में बहते हुए ब्लड द्वारा वेजल्स की दीवारों पर डाले गए दबाव को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी कि जो ब्लड वेजल्स होती हैं उसमें जो ब्लड का फ्लो होता है और जो प्रेशर की ब्लड वेजल्स की वॉल पे जो डालता है उसको ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर वो नॉर्मल फ्लो में चलेगा तो नॉर्मल होता है, अगर वही ज़्यादा प्रेशर देता है तो BP बढ़कर मिलता है। ब्लड प्रेशर को हम स्टेगनोमैनोमीटर से मापते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम स्टेगनोमैनोमीटर बोलते हैं। हम उससे BP को मेजर करते हैं और ये डिजिटल भी होता है और मैनुअल भी होता है। ब्लड प्रेशर आर टू टाइप। ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है। एक तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। अगर हम मैनुअल, जिसमें मरकरी होती है, अगर हम उसके द्वारा चेक करते हैं तो जहाँ से बीप शुरू होती है उसे हम सिस्टोलिक मानते हैं और जहाँ पर बीप खत्म होती है वो उसको डायस्टोलिक मानते हैं। और जो डिजिटल होता है वहाँ वहाँ पे हम देखेंगे जो ऊपर की तरफ होगा, जो वैल्यू आएगी उसको सिस्टोलिक मानते हैं और जो नीचे की तरफ होगी वैल्यू उसको डायस्टोलिक मानते हैं। अगर किसी का BP 80 to 90 सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक 50 to 60 mmHg होता है तो इसको हम लो बीपी मानते हैं। और जो ब्लड प्रेशर की जो यूनिट होती है उसको mmHg में लिखते हैं। तो लो बीपी होगा तो उसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं मेडिकल टर्म में। और नॉर्मल बीपी की वैल्यू कितनी होती है, 100 to 120 अगर किसी पेशेंट का है। सिस्टोलिक जो होता है ऊपर का और डायस्टोलिक 70 to 80 mmHg रहेगा तो उसे हम नॉर्मल एज्यूम करते हैं। एवरेज ब्लड प्रेशर कब बोलते हैं, जो नॉर्मल होता है 120/80 mmHg, ये नॉर्मल वैल्यू मानी गई, एवरेज। और बच्चों में देखा जाए, अगर जो बच्चे होते हैं, अगर कोई बच्चा है 10 साल से ऊपर का, 10 से 15 16 साल के बीच का है, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 100 to 110, अगर सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक 60 to 70 mmHg होता है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। ये इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है। यंग एडल्ट जो होते हैं 18+ होते हैं, उनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80 mmHg, ये नॉर्मल वैल्यू होती है। इन ओल्ड एज, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनमें 150/90 ये उनकी नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है, क्योंकि ओल्ड एज में थोड़ा BP बढ़ा हुआ ही मिलता है और वो उस एज के अकॉर्डिंग नॉर्मली माना जाता है। हाई BP हम कब एज्यूम करेंगे, अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140/90 रहता है तो उसको हम हाई BP मानते हैं, जिसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं मेडिकल टर्म में। और बहुत ज़्यादा हाई कब मानेंगे, अगर सिस्टोलिक 150 और डायस्टोलिक 100 mmHg होता है तो उसको हम वेरी हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं। और इस कंडीशन में फौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे कंसल्ट करें। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SpO2 बोलते हैं। और ये कितना होना चाहिए, पहले तो हम इससे मेजर जो करते हैं उसे हम उस इंस्ट्रूमेंट को ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर बोलते हैं। ठीक है, और ये ऑक्सीजन लेवल कितना होता है नॉर्मल, सामान्य 94% अगर होता है तो ये सामान्य होता है। बहुत अच्छा, अगर किसी का ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 to 100 के बीच आता है तो बहुत अच्छा मानते हैं कि हाँ इसका सेचुरेशन रेट बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन लेवल। थोड़ा कम कब मानते हैं, अगर किसी का 90 to 93 है। ये मोस्टली किसी पेशेंट को अगर निमोनिया, COPD, ब्रोंकाइटिस वगैरह, अस्थमा का पेशेंट है तो उनमें थोड़ा कम देखने को मिलता है। और बहुत कम कम मानते हैं अगर 90 से नीचे होता है। जैसे कि कोविड-19 में बहुत सारे जो कोविड पेशेंट हुए थे उनमें ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो गया था, जिसे हम ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती थी, पेशेंट को देते थे कोविड-19 में। आप सभी ने देखा होगा। अब हमारा जो टॉपिक है बॉडी टेम्परेचर, और ये कितना होना चाहिए, चलिए देखते हैं।
कितने टेम्परेचर तक अगर ये रहता है तो हम उसको बुखार मानते हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि इसको चेक कैसे करते हैं। बॉडी टेम्परेचर को डिजिटल थर्मामीटर से चेक किया जाता है, वो मतलब मेजर किया जाता है। मरकरी भी आता है थर्मामीटर, लेकिन अब वो उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। अभी फिलहाल डिजिटल थर्मामीटर ज़्यादा यूज में आता है। और इसकी वैल्यू के बारे में बात करें तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है 96 टू 98.6 फ़ारेनहाइट, इसकी जो वैल्यू होती है, यूनिट होती है, उसको फ़ारेनहाइट में एज्यूम करते हैं। लो बॉडी टेम्परेचर कम मानते हैं। अगर किसी पेशेंट का, किसी ह्यूमन का 94 फ़ारेनहाइट या उससे कम होता है तो उसको हम लो बॉडी टेम्परेचर मानते हैं, जिसे हम मेडिकल टर्म में हाइपोथर्मिया बोलते हैं। और थोड़ा ज़्यादा कम मानेंगे, अगर 99 से 100 के बीच अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर रहता है तो उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा मानते हैं, यानी कि उसको फीवर है ये मानते हैं। और बहुत ज़्यादा कम मानते हैं, सीवियर। अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर 100 से 102 यानी 102 या 103 हो गया तो उसको हम फीवर मानते हैं और हाई ग्रेड फीवर मानते हैं, जिसे मेडिकल टर्म में हाइपरथर्मिया बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हार्ट रेट और पल्स रेट कितना होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी जितना हार्ट रेट होता है उतना पल्स रेट, एक दूसरे से इनका कनेक्शन होता है। हार्ट रेट एंड पल्स रेट हमारे दिल की प्रति मिनट धड़कन की संख्या होती है, यानी कि एक मिनट में इतनी बार वो धड़कता है, उसे हम हार्ट रेट और पल्स रेट कहते हैं। अब इसकी नॉर्मल पल्स रेट किस कब बोलेंगे हम, अगर किसी की जो हार्ट बीट है या पल्स रेट है 60 टू 100 पर मिनट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल पल्स रेट या हार्ट रेट मानते हैं। और एवरेज कितनी होती है सभी को पता है, 72 पर मिनट, यानी 72 पर मिनट होती है हार्ट बीट। और थोड़ा कम कम मानते हैं, अगर किसी की हार्ट बीट या पल्स है 60 टू 80 है तो ये थोड़ा कम माना जाता है। और अगर बहुत बड़ा हुआ कम मानते हैं, अगर किसी का पल्स रेट 90 टू 120 चला गया पर मिनट तो उसे हम बहुत ज़्यादा पल्स रेट मानते हैं। बिलो कम मानते हैं, अगर किसी का हार्ट रेट या पल्स रेट 50 से कम होता है तो उसे हम बिलो पल्स रेट या बिलो हार्ट रेट मानते हैं, जिसे हम मेडिकल टर्म में ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। यानी कि अगर किसी का हार्ट रेट या पल्स रेट 50 से कम है तो उसे हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। और अगर किसी का पल्स रेट 100 या 120 या उससे ज़्यादा है तो उसे हम ट्रैकीकार्डिया मानते हैं, मेडिकल टर्म में उसको ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ब्लड शुगर और ये कितना होना चाहिए, कितना नॉर्मल होता है, इसके बारे में बात करते हैं। शुगर दो टाइम पर डिपेंड करती है, यानी कि इसको हम दो टाइम पे चेक करते हैं, तो फास्टिंग होती है और एक पीपी, जिसे हम पोस्ट प्रेंडियल बोलते हैं। फास्टिंग कब बोलते हैं, खाना खाने से पहले, यानी कि जैसे हम रात में सोकर उठते हैं, बिना कुछ खाए अगर हम ब्लड शुगर को चेक करते हैं तो उसे हम फास्टिंग बोलते हैं, यानी बिना खाना खाने से पहले। और पोस्ट प्रेंडियल कब बोलते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर हम ब्लड शुगर को चेक करते हैं तो उसको पोस्ट प्रेंडियल बोलते हैं। ठीक है। और ये फास्टिंग जो वैल्यू होती है उसकी नॉर्मल वैल्यू 70 टू 100 mg पर डेसीलीटर होती है, इसकी जो यूनिट होती है mg पर डेसीलीटर में लिखते हैं। और पीपी यानी पोस्ट प्रेंडियल जो होती है, खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर हम लेते हैं तो नॉर्मल वैल्यू कब हम मानते हैं, 70 टू 140 mg पर डेसीलीटर अगर होती है तो इसे हम नॉर्मल वैल्यू मानते हैं। फास्टिंग हाई कब मानते हैं, अगर फास्टिंग वैल्यू उसकी आती है 120 mg पर डेसीलीटर, अगर उससे ज़्यादा आती है तो उसे हम मानते हैं कि वो डायबिटिक पेशेंट है। और अगर पोस्ट प्रेंडियल हाई कब मानते हैं, अगर उसकी वैल्यू खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर किसी पेशेंट का ब्लड शुगर चेक करते हैं तो उसकी 180 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा आती है, 200 या 200 के अबव आती है तो हम मानते हैं कि उस पेशेंट को डायबिटिक है। और एक और ब्लड शुगर टेस्ट होता है जिसे हम आरबीएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसको रैंडम ब्लड शुगर बोलते हैं। वो नॉर्मल कितनी होती है, 80 टू 140 mg पर डेसीलीटर। और एक और टेस्ट होता है जिसको HbA1c बोलते हैं, वो पिछले 3 महीने की ब्लड शुगर को इंडिकेट करता है और बताता है कि पेशेंट डायबिटिक है या नहीं डायबिटिक है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, हीमोग्लोबिन और ये कितना होना चाहिए देखते हैं। हीमोग्लोबिन होता है क्या है, हीमोग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। और ये मेल में और फीमेल में डिफरेंट होता है। मेल में इसकी वैल्यू जो नॉर्मल होती है 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और फीमेल में इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 12.5 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। महिलाओं में कम क्यों होती है कि उनका जो हर महीने मेंसेस आता है, पीरियड आता है, इस वजह से ब्लड लॉस होता है, इसलिए उनकी
उनके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ा कम ही पाई जाती है, और वो नॉर्मल यही रेंज उसकी 12.5 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर। और ये लो कब होता है, अगर किसी ह्यूमन को, किसी पर्सन को अगर आयरन और विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी है, तो उस कंडीशन में HB जो होता है, हीमोग्लोबिन कम आएगा। और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे अगर किसी को सर्जरी हुई है, ट्रॉमा इंजरी हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गए, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, या कोई बड़ी सर्जरी हुई उसमें ही ब्लड लॉस होता है, तो उस कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन कम देखने को मिल सकता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन रेट कितना होना चाहिए। ये एडल्ट में और बच्चों में अलग अलग होता है। पहले तो ये देखते हैं कि रेस्पिरेशन रेट होता क्या है। 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, उस रेट को ही रेस्पिरेशन रेट कहते हैं। यानी कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, उस कंडीशन को हम रेस्पिरेशन रेट कहते हैं। पहले हम एडल्ट के बारे में बात करते हैं, इनकी नॉर्मल वैल्यू होती क्या है। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट जो होता है एडल्ट में 12 टू 20 ब्रीथ पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में अगर 12 से 20 बार वो सांस लेता है तो उसे हम नॉर्मल मानते हैं। और एवरेज जो इसकी वैल्यू होती है 18 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। और लो रेस्पिरेशन रेट कम मानते हैं, अगर किसी का 20 से कम है, 1 मिनट में अगर वो 20 से कम बार अगर ब्रीथ लेता है, सांस लेता है, तो उसे हम कम मानते हैं। और हाई रेस्पिरेशन रेट कम मानते हैं, अगर अबाउट 20 या फिर 25 या 28, ये एडल्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। बढ़कर कब आता है नॉर्मल वैल्यू से एडल्ट में। एडल्ट हो या बच्चा हो, अगर किसी को एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, अगर किसी को एसाइटिस वगैरह हो गया, पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ है किसी कोई एक कंडीशन में, तो उस कंडीशन में रेस्पिरेशन रेट बढ़ा हुआ मिलता है, क्योंकि उसको जो ब्रीथ बार बार बहुत ही तेजी के सांस लेता है, तो उस कंडीशन में रेस्पिरेशन रेट बढ़ा हुआ आता है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों के रेस्पिरेशन रेट के बारे में, कि उनका रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल कितना होता है। पहले तो हम बात करेंगे जो बच्चे न्यूनेट्स होते हैं फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स, इनके बीच के बारे में हम बात करेंगे। बर्थ टू 1 ईयर के जो बच्चे होते हैं, उनका जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है 30 टू 60 ब्रीथ्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में जो 30 से 60 बार ब्रीथ करते हैं, उसको नॉर्मल माना जाता है। और 1 से 3 साल के बच्चों में 24 टू 40 ब्रीथ्स पर मिनट, यानी कि वो 1 मिनट में, जो 1 से 3 साल के बच्चे होते हैं, 1 मिनट में 24 से 40 बार ब्रीथ लेते हैं। और 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं, वो 22 टू 34 ब्रीथ पर मिनट, उनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है रेस्पिरेशन रेट की। 6 से 12 साल के बच्चों में जो रेस्पिरेशन रेट होता है नॉर्मल 18 टू 30 ब्रीथ पर मिनट। 12 टू 18 ईयर्स ओल्ड जो होते हैं, उनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 12 टू 16 ब्रीथ पर मिनट। ओवर 18 ईयर्स 12 टू 20 ब्रीथ पर मिनट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, CT स्कोर एंड HRCT चेस्ट स्कोर। चेस्ट का CT स्कैन करने पर लंग्स का स्कोर, जो चेस्ट होता है, हम जो CT स्कैन करते तो हम लंग्स जो होता है उसके अकॉर्डिंग उसका स्कोर निकालते हैं। हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, एक राइट लंग्स होता है, एक लेफ्ट लंग होता है। जो राइट लंग्स होता है उसमें 3 लोब्स पाए जाते हैं, एक तो सुपीरियर लोब पाया जाता है, और एक मिडिल लोब पाया जाता है, और तीसरा जो नीचे होता है इन्फीरियर लोब। और लेफ्ट में सिर्फ 2 ही लोब पाए जाते हैं, सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम इसका HRCT स्कोर निकालते हैं, कि ये जितने लोग हो कितना इन्फेक्टेड है, उसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। जैसे कि कोविड-19 में इसका बहुत ही ज़्यादा स्कैन किया जाता था कि पेशेंट को कितना ज़्यादा उसका लंग इन्फेक्टेड है। चलिए हम बात करते हैं कि HRCT स्कोर नॉर्मल कितना होता है, माइल्ड कितना होता है, मॉडरेट और सीवियर कितना होता है। इसको HRCT हाई रेजोल्यूशन CT बोलते हैं। CT स्कोर कितना होता है, 0 टू 8 अगर होता है तो माइल्ड इन्फेक्शन माना जाता है। और HRCT स्कोर अगर किसी पेशेंट का 9 टू 18 होता है तो मॉडरेट, यानी कि माइल्ड से थोड़ा ज़्यादा मॉडरेट इन्फेक्शन है उस पेशेंट को, उस पेशेंट के लंग्स में थोड़ा ज़्यादा इन्फेक्शन है। और बहुत ही ज़्यादा सीवियर कब मानते हैं, अगर किसी पेशेंट का HRCT स्कोर 19 टू 25 अगर आता है, उसकी वैल्यू आती है, तो हम बहुत ही ज़्यादा सीवियर मानते हैं कि उस पेशेंट के लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। चलिए गाइस, तो हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। इस चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। थैंक यू गाइस।